Hello students, my name is Sagar Pandya and welcome back to the YouTube channel. Today we are going to start with a very interesting chapter of our syllabus, that is chapter number 3 Applied History. बच्चा ये बहुत सिंपल चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, ट्रिकी है, इम्पोर्टेंट है एंड 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम का जो पेपर रहेगा उसमें से कम 7 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, लर्निंग अबाउट अप्लाइड हिस्ट्री. जब भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो वर्ड हिस्ट्री क्या होता है. सबसे पहले हिस्ट्री मतलब द इवेंट्स दैट हैव अकर्ड इन पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उसको हिस्ट्री बोलते हैं. ऑब्वियसली सर हमेशा ये क्वेश्चन आता है, सर ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब फ्यूचर में हमें क्या इंपॉर्टेंस देने वाला है वो हिस्ट्री. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न कि ये हिस्ट्री को अप्लाई कैसे करना है, मतलब ये हिस्ट्री का एप्लीकेशन अपने लाइफ में और पीपल का बेनिफिट किधर हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले इन दिस चैप्टर. सो पीपल किस तरह से बेनिफिशियल हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. इसका मतलब होता है द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कंटेम्पररी टाइम एंड फॉर द फ्यूचर. कंटेम्पररी मतलब आज का जमाना, मतलब टुडेज प्रेजेंट डे, एंड फॉर द फ्यूचर. तो हमेशा हम लोग कंपैरिजन करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग फार्मिंग एक्टिविटी कैसे होता था, पहले कैसा होता था, और आजकल देखें और रादर सुपर मॉडर्न एरा में बाद में अगर आएगा वो एरा में देखेंगे तो उसमें किस तरह से फ्यूचर टाइम्स में फार्मिंग होगा. तो दैट इज अ कंपैरिजन एंड वो हिस्ट्री अप्लाई करके ही हमें पता चला कि फार्मर्स पहले कैसे थे, पहले हार्वेस्टिंग कैसे करते थे, थ्रेशिंग कैसे करते थे, और फ्यूचर में हमने देखा कि अप्लाइड हिस्ट्री में क्या क्या, मतलब वो हिस्ट्री को अप्लाई करते हुए मॉडर्न टेक्निक्स कैसे यूज की गई है. मूविंग फॉरवर्ड, जब भी हम लोग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री का बात करें, इन फाइंडिंग द सॉल्यूशंस टू कंटेम्पररी सोशल इश्यूज. व्हाट इज कंटेम्पररी मतलब टुडेज डे सोशल इश्यूज, एंड उसका सोल्यूशन फाइंड करना एंड इनकॉर्पोरेटिंग देम. नाउ बच्चा इनकॉर्पोरेटिंग देम इन सोशल प्लानिंग. जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर, बेस्ट एग्जांपल. तो चाइल्ड लेबर का बात करें तो चाइल्ड लेबर क्या होता है, ऑब्वियसली इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग विच इज डन, बट उसका सोल्यूशन लेना बहुत जरूरी है. यस, सो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए. एंड दिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट अलोंग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट. मतलब कुछ प्लान किया तो उसको पार्टिसिपेट करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट लेना भी, उसका जो माइंडसेट है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझना भी जरूरी है. Along with that, participation in the capacity of tourists visiting museums and ancient sites. हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़े तो हिस्ट्री, अगर हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में समझना है या कोई ऐसे सोर्सेज देखना है, जैसे कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुआ या फिर कोई ऐसा कोई सोर्स हुआ जैसे कॉइन्स मिले हैं या फिर पॉट्स मिले हैं, तो ये सब कहाँ मिलता है, तो दैट इज गिवन इन द म्यूजियम्स, दैट इज दीज थिंग्स आर केप्ट इन द म्यूजियम. तो उसको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड वो प्रिजर्वेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टूरिस्ट जितने भी आते हैं ऑब्वियसली वो टिकट का पैसा दे के आते हैं, वो टिकट के पैसे के थ्रू वो म्यूजियम मेंटेन होता है, एंड दैट इज वाई मनी इज टेकन. So, tourism creates interest in history among the people. हो सके उतना ज्यादा. और ये पता है मैं तो वो टाइम पे ना आईफिल टावर देखने गया था, ओहो फ्रांस गया था मैं, अरे वो टाइम पे मैंने वो पुतला देखा, लिबर्टी का पुतला, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पानी के अंदर, कितना मस्त था. अरे मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्टैच्यू. व्हाट इज दैट, टूरिज्म. एंड वो उसकी वजह से ना हमें कुछ ना कुछ मेमोरीज क्रिएट होती है, राइट. सो मेमोरीज क्रिएट होती है एंड उसके बेसिस पे लोगों को हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट आता है. अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है तो ये कौन थे, व्हाई इज ही कॉल्ड एज लोखंडी पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्यों ऐसा बोला जाता है, और व्हाई वाज ही द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. तो ये सब डिटेल में पढ़ने का क्यूरियोसिटी आता है. इसके लिए देयर आर वेरियस वॉलंटियर्स हु आर देयर टू पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन योर ओन सिटी एंड देयर टाउन और विलेज. मतलब हर एक टाउन या विलेज में कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन होता है, हर एक पर्सन वॉलंटियर करता है टू पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट. तुम्हारे लाइक फॉर एग्जांपल कोई एरिया में हो रहा है, जैसे हम लोग आजकल देखे तो बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, गणपति विसर्जन होता है, उसके बाद बहुत सारे क्लब्स है या ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लोग बीच क्लीनिंग के लिए जाते हैं. ये बीच क्लीनिंग के लिए जाते हैं, उसका पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन वही है दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोसाइटी. क्लियर.
हेंस वी वांट, जब भी हम लोग देखते हैं तो देयर आर वेरियस आइडियोलॉजी जो सब लोग परस्यू करते हैं. तो व्हेन वी वांट टू परस्यू एन आइडियोलॉजी इन हिस्ट्री, पीपल से दैट देयर इज नो करियर इन हिस्ट्री. बहुत बार ऐसा होता है, अरे हिस्ट्री पढ़ के क्या करेगा. मैं बताता हूँ हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है. I have heard that history is only for historians and subjects wishing to pursue higher studies in the subject, and that is not pertaining to practical life. But history का importance ये subjects में, आज rather ये chapters में हम पढ़ने वाले कि क्यों important है history. It does not have any applicability, ऐसा लोग बोलते हैं, and it is economically not productive field. But yes, ऐसा नहीं है. People have a lot of misgivings about practicality of the knowledge of history. पब्लिक हिस्ट्री इसके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ व्हाट इज पब्लिक हिस्ट्री? इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एग्जाम में आ सकता है, 2 मार्क का आंसर है. पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स एंड मेक हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री. देयर आर सो मेनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आज अगर देखें, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अब्रॉड एज वेल, जहां पे पब्लिक हिस्ट्री के कोर्सेज बनाए जाते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री, अपने इंडिया में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी. ये किधर है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में. एंड दिस हैज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी फॉर मेंटेनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग हिस्ट्री टू द पीपल हु आर लर्निंग अबाउट हिस्ट्री. When we talk about applied history, obviously हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे research in various fields. जैसे for example, history is a chain of past events. So we can clearly see कि आज अगर देखें तो it shapes our present lifestyle as well as our future lifestyle. So उसके basis पे these are related to various fields जैसे SRP. क्या? SRP, social, religious, political. ये structure community का maintain करता है, and that is through science, technology and philosophy. साइंस, टेक्नोलॉजी एंड फिलोसफी, ये 3 के थ्रू वो लोग सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं. Each one has its own history of knowledge building, and future development in every field depends upon the available knowledge that is there. Hence, the method of history is very valuable in the research of various fields. So when we talk about importance of history, for example, there are various fields जैसे philosophy, science, technology, industry and commerce, management studies, arts, humanities. So let us start with the first one, that is first stream, philosophy. Now the history of philosophy helps us in understanding. तो इसमें क्या philosophy का मतलब क्या हुआ सर? सबसे पहले तो किसी पर्सन ने कुछ माइंडसेट दिया रहेगा, वो बन जाता है philosophy. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, बेस्ट एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर का. एडोल्फ हिटलर ने एक पार्टी बनाया, पार्टी का नाम था नाजी पार्टी. उसका माइंडसेट था, उसका फिलॉसफी था नाजिज्म. वैसे ही महात्मा गांधी का एक फिलॉसफी ले तो दैट इज कॉल्ड एज सत्याग्रह. एंड सत्याग्रह का मतलब obviously following truth and non-violence. So when we talk about this ideology, it is very much clear that the history of philosophy helps us in understanding the ideology. Best example सत्याग्रह. एंड दूसरा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, मतलब फिलॉसफी एक अम्ब्रेला के अंडर अगर देखे तो दैट इज सत्याग्रह. बट उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स आते हैं जैसे ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जैसे सत्य और अहिंसा. तो दैट विल लीड टू वन सच हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. तो सत्याग्रह किया, सत्याग्रह की वजह से क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो महात्मा गांधी ने ये चीज बताया कि सत्याग्रह फॉलो करो, सत्याग्रह फॉलो करो. सत्याग्रह की वजह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आ सकता है. दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज असहयोग आंदोलन. तो फिलोसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. जैसे महात्मा गांधी बोलते थे ना, मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स. तो वो जो सोचता है वो ही बन जाता है. ऑब्वियसली यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट. तेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है तो वही तू करेगा, एंड यू विल बिकम दैट पर्सन. इफ यू थिंक पॉजिटिवली, यू विल बी क्रिएटिंग हिस्ट्री इन योर ओन लाइफ. In order to understand the philosophical expression, the knowledge of history of language proves useful. That is why first सबसे पहले देखते हैं science. जैसे what is science? Science मतलब in simple words हम लोग बोलते हैं ना कि एक कोट है इंग्लिश में, need is the mother of all invention. जरूरत है
तो हमने डिस्कवरी किया। जैसे गैलीलियो इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। सो नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अर्लियर पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट अर्थ was the center of the universe and that all the heavenly bodies revolve around the earth. But a theory which was refuted by Copernicus, this was given by Copernicus. या फिर अगर नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन का दूसरा अगर एग्जाम्पल देखे तो सबने 14-15 सेंचुरी का बात है, इंडिया या एशिया या यूरोप से वो लोग माइग्रेट करके इंडिया और एशिया का रास्ता ढूंढने लगे। सो बहुत सारे सेलर्स आए थे, बट सेलर्स में से अमंग्स देम वास्को दा गामा वाज द वन जिसने इंडिया का सी रूट फाइंड किया था। अभी जैसे सेलर्स आना चालू किए, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एस्ट्रोलेब वाज नेसेसरी। या फिर आज अगर देखे मराइनर्स कंपस, व्हाट इज इट नेसेसरी? हम लोग बोलते हैं ना मराइनर्स कंपस, जिससे डायरेक्शन देख सके। मतलब उसका नीड था तो उसका इन्वेंशन हुआ। यस और नो? ऑब्वियसली। And that is one such reason this became very important. So need is the mother of all invention. अगर need था तो invention हुआ। Scientific discoveries and inventions are the effects of human efforts to fulfill a need and also curiosity. We see that these efforts are based on already available scientific knowledge, जैसे कोपरनिकस ने बोला था, या फिर जोहानस केपलर ने बोला था, या फिर गैलीलियो ने डिस्कवर किया था टेलीस्कोप। So knowledge of history of science helps us in understanding the factors that facilitated a scientific discovery or invention. मतलब यहां पे अगर डिस्कवरी कर रहे हैं या इन्वेंशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ नीड। देयर आर थियोरीज विच आर गिवन, जैसे थियोरीज E is equals to mc स्क्वायर, किसने बोला था? ऑब्वियसली यू नो इट। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स मतलब क्या? कि पहले क्रोनोलॉजी इवेंट्स के हिसाब से पहले क्या डिस्कवर हुआ? तो पहले हमें पता चला कि स्टोन एज मैन थे, तो उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह पे कुछ लेके जाना था, तो व्हील डिस्कवर किया तो ट्रांसपोर्टेशन चालू हुआ। पहले थ्रेड बनाया, थ्रेड वीविंग के लिए इजी नहीं था, तो उसको वाटर फ्रेम बनाया, देखा कि यार पानी के थ्रू जाता है तो थ्रेड कड़क हो जाता है, तो वीविंग में इजी हो जाता है, पहले धागा टूट जाता था। सो अगर क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझे तो उसके बेसिस पे हमें समझ में आता था कि क्रोनोलॉजी किस तरह से होता था। It can also help to understand the cause-effect chain that led to those discoveries and inventions. Now that led to those discoveries and inventions मतलब in simple words, ये cause था, इसके वजह से उसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ, इसका जरूरत था, इसकी वजह से ये चीज का डिस्कवरी हुआ। द रेफॉर्मेशन इन यूरोप इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। रेफॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल बोलूं, देयर वाज अ टाइम पीरियड जब भी बहुत सारे करप्शंस हो रहे थे अकॉर्डिंग टू रिलीजन। सो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से अगर 14 सेंचुरी के पहले का हिस्सा देखे, या फिर हम लोग देख सकते हैं द चेंजेस दैट केम अक्रॉस इन चर्च, तो करप्शन हो रहा था इन चर्च। दिस रिजल्टेड इनटू वन इंपॉर्टेंट थिंग के भाई जो क्रिश्चियनिटी का हेड था, दैट वाज द रिलीजियस हेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, दैट इज पोप का इंपॉर्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो सबने बोला कि हम चर्च को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली वो टाइम पे हम लोग देख सकते थे कि चेंजेस आना स्टार्ट हो गया था। दिस वॉज अ टाइम पीरियड जब भी चेंजेस आना चालू हुआ तो पोप का जो करप्शन था वो एंड हो गया। द रेफॉर्मेशन केम अक्रॉस विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी एज वेल। तो पहले साइंस आया, फिर आया टेक्नोलॉजी। व्हाट इज साइंस? तो हम लोगों को क्लियरली पता है साइंस का मतलब क्या था? something discoveries, some new innovations. Best example, what is science, what is technology देखे तो साइंस का मतलब होता है जो चीजें हमने एनवायरमेंट में देखा एंड इन्वेंशन किया, उसका डिस्कवरी किया, दैट इज साइंस। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जो साइंस हमने डिस्कवर किया उसको यूज करना, दैट इज यूज ऑफ दैट साइंस इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। Clear? So when we talk about technology, the application of science, I'll give you a very nice example. हमने डिस्कवर किया कोल डिस्कवर किया, दैट इज साइंस। अच्छा, साइंस में हमने क्या डिस्कवर किया कि कोल को जलाएंगे तो उससे स्टीम बनता है, स्टीम एनर्जी डिस्कवर किया, साइंस। वो स्टीम एनर्जी यूज करते हुए हमने स्टीम इंजन बनाया, दैट इज टेक्नोलॉजी। So, the scientific discoveries and inventions and technological advancements are mutually dependent on each other.
जरूरत था, इसके लिए डिस्कवरी किया। सेम नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। हर एक जगह पे साइंस का डिस्कवरी एंड इन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फ्रॉम मेकिंग स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वी कैन क्लियरली सी कि ये जो चेंजेस आया था, द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस चेंजेस। ये डेवलपमेंट आना चालू हुआ बेटा, मैकेनाइजेशन में डेवलपमेंट आया। पहले बिल्डिंग्स बनने के लिए कितना साल लगता था, अभी देखे तो भाई 1 साल में बिल्डिंग तैयार। अरे ऐसा कैसे? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। Mutual dependence between science and technology started increasing, and this helps us in understanding the changes and their cause and effect change in the field of agricultural production. So if you can see, पहले agriculture कैसा होता था और अभी कैसा होता है। Commodity production, तो पहले handmade goods बनते थे, अभी machine made goods बनना चालू हुए। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। आर्किटेक्चर, पहले बिल्डिंग्स कैसे बनाए जाते थे और अभी कैसे बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग, पहले के ब्रिजेस कैसे हैं और अभी के ब्रिजेस कैसे हैं। सो वी कुड क्लियरली सी कि ये चीज बेस बन गए फॉर टेक्नोलॉजी एंड फॉर फिलोसफी एंड फॉर इन्वेंशंस। नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नाउ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बेसिस पे टुडे देयर इज ग्रोथ इन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। बट ये कैसे ग्रोथ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं। सो वो फॉरेन पॉलिसी की वजह से हुआ। 9th स्टैंडर्ड में पता है हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, 3rd चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का या 2nd चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज फॉरेन पॉलिसी। सो म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन दोनों कंट्री के बीच में एक्सपैंड्स विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। हम यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस करते हैं और यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप वाले उधर कुछ प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे लिए वो इंपोर्ट हो गया। और ये जो एक्सचेंज होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, बट उसके बेसिस पे हम लोग सोसाइटी या सोशल ट्रांजैक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज सोशल ट्रांजैक्शन? मतलब इंटरनली सोसाइटी में यहां का सोसाइटी एंड वहां का सोसाइटी दोनों मर्ज हो रहा है, समझना पड़ता है हमें एक दूसरे के सोसाइटी को। इट ऑल्सो प्रमोट्स कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ। वो लोग हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारा जो रिलीजियस टॉलरेंस है एंड हमारा जो ट्रेडिशंस है वो समझते हैं। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। इसके बेसिस पे ही तो ट्रेड होता है, जो डिमांड होगा। आई गिव यू अ वेरी नाइस एग्जांपल। जैसे पता है कुछ साल पहले देयर वाज अ ट्रेंड, वो एक फिजेट स्पिनर करके आता था, ऐसे घुमाते रहते थे हम लोग हाथ में, तो अभी कितना मस्त एकदम ट्रेंड बन गया था। तो वो एक्सपोर्ट होके यहाँ पे आया था और हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, बाद में हमने भी इंडिया में बनाना चालू कर दिया। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसके बेसिस में उसका ट्रेड बढ़ने लगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड हो सकती है। टुडे इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दीज प्रोसेसेस। व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया, बेस्ट एग्जांपल वो भी है जब भी इंडिया में आए थे फॉर ट्रेड। द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब बिजनेस। कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल कॉमर्स का मतलब हुआ बिजनेस। सो इंडस्ट्री एंड ट्रेड या इंडस्ट्री एंड कॉमर्स देखे, इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन करता है एंड कॉमर्स मतलब ट्रेड करता है। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे होता है। बच्चा एक चीज याद रखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। पूछो कैसे? प्यार से पूछो कैसे। इट मीन्स दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो मैन मेड गुड्स वर रिप्लेस बाय मशीन मेड गुड्स। तो मशीन मेड गुड्स में प्रोडक्शन बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो उसके बेसिस पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन एक्सेस होगा, मतलब सरप्लस होगा कि डेफिसिट होगा? ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे तो सेल करेंगे कि परचेस करेंगे? सेल करेंगे। सेल करेंगे मतलब एट द एंड ऑफ द डे पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। मतलब इकोनॉमी बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। मतलब लोग खुश खुश होएगा कि दुखी दुखी होएगा? खुश खुश होएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग खुश हो रहे हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है। इट मीन्स दैट मार्केट एंड कॉमर्स का जो नेचर है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड उसके साथ साथ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसकी वजह से वो चेंज हो रहा है दिन ब दिन, लोगों का ह्यूमन रिलेशनशिप। To understand this development, it is necessary to understand the study of history of culture, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ये तीनों समझ लिया मतलब तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा। एंड इसके लिए हिस्ट्री जरूरी है। बॉस हिस्ट्री ऐसे ही इतना वीक सब्जेक्ट, ऐसे बोरिंग नहीं है, मजा आता है।
हर एक चीज में हिस्ट्री समझना जरूरी है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट स्टडीज। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट स्टडीज? इट इंक्लूड्स द चेन ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज चेन ऑफ प्रोडक्शन? कि भाई मेरा खुद का एक फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल चप्पल फैक्ट्री, अभी चप्पल प्रोड्यूस करता हूं मैं, उसमें चेन ऑफ प्रोडक्शन रहेगा। तो एक जन खाली मैं लेदर लेके आया हूं, तो लेदर मैंने स्पेशली मंगाया है जापान से। क्यों? बिकॉज मेरा जूता है जापानी, सो लेदर उधर से मंगाया। अभी उधर से कटिंग करने के लिए मैंने एक आदमी को रखा, कटिंग करने के बाद उसके ऊपर सोल लगाने के लिए एक आदमी को रखा। पता है चप्पल्स के ऊपर बकल्स आते हैं, चप्पल के ऊपर बक्कल लगाए जाते हैं, वो बकल्स मैंने स्पेशली इंपोर्ट किया है धारावी से, बिकॉज वो फेमस है उधर का। फिर मैंने ग्लू स्पेशली जो उसका स्टिक करने का रहता है वो स्पेशली इंपोर्ट किया है चेंबूर से। मतलब क्या? मतलब हर एक जगह से अलग अलग चीजें मैंने इंपोर्ट की और यहाँ पे असेंबल किया। फिर एक आदमी बक्कल लगा रहा है, एक आदमी स्टिकिंग करता है, पेस्टिंग करता है, एक आदमी डाई कलर करेगा वो शूज को, एंड फाइनली एक आदमी बॉक्स में लगा के स्टैंप लगाएगा। तो ये चेन ऑफ प्रोडक्शन हुआ। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्शन है, अलग अलग जगह पे किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज में यूज करता हो। तो एक आदमी कटिंग के लिए, एक आदमी पेस्टिंग के लिए, एक आदमी उसको कलर करने के लिए, कलर करने के बाद सूखने के लिए, एक आदमी बॉक्स में डालने के लिए, एक आदमी बॉक्स के बाद उसको सेल ऑफ करने के लिए, मतलब बॉक्स में डालने के बाद जो स्टिकर लगाए जाते हैं उसके लिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कितने ज्यादा यूज किए हैं एंड उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन समझा है। द चेन ऑफ मार्केट समझना जरूरी है कि अभी जो चीज डिमांड में है वो चीज सेल ऑफ करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि स्पेशली फॉर गर्ल्स ऐसा बोला जाता है, अरे ये मनीष मल्होत्रा वाला जो लहंगा है, अरे आलिया भट्ट ने जो शादी में कपड़ा पहना था वैसा मेरे को चाहिए। तो यही डिमांड है, यही मार्केट बन जाता है। एकदम बेचने वाले भी वैसे होते हैं, चेन ऑफ मार्केट वैसे ही डिपेंड करते हैं। जैसे अरे मैडम दीपिका ने शादी में यही पहना था, यही ले लीजिए। अरे चेन ऑफ मार्केट वैसे डिपेंड करता है। सेल्स मैनेजमेंट उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि क्या ज्यादा चीजें बिकेगी और उसके बेसिस पे बिजनेस किया जाएगा। एंड इसके लिए इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। फर्स्ट, द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स। लोगों का साइकोलॉजी कैसा है, लोगों का माइंडसेट कैसा है, एंड उसके बेसिस पे उसका चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, दैट इज हेल्दी मैनेजमेंट। कुछ लोग होते हैं जो आते हैं एकदम फोकस्ड के अरे मुझे यही चाहिए, दैट इज वो कंसंट्रेशन वाले कि मुझे यही चाहिए। जैसे कुछ लोग शादी के शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो वैल्यूज एंड बिलीफ वाले होते हैं, अरे हम काला नहीं पहनते, अरे हम सफेद नहीं पहनते, तो वैल्यूज एंड बिलीफ वाले। कुछ लोग होते हैं जो माइंडफुल होते हैं कि मालूम है मुझे यही खरीदना है तो मैं यही खरीद के निकल जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं जो आइडेंटिटी ब्रांड्स वाले, अरे भैया मुझे लिवाइस ही दिखाना, भैया मुझे स्पाइकर ही दिखाना, एक्सेट्रा। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या भैया दे दीजिए ना, 500 रुपए में 2 तो टी शर्ट मिलेगा ना आराम से, व्हाट इज दैट, या फिर बाय वैसा वाला। सो इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ होते हैं अटेंटिवनेस, मतलब कोई दुकान में जाने के बाद अरे मुझे वो दिखा रहे, तू वो दिखा रहे, तू वो दिखा, सबको सब लोग ऑल आइज ऑन मी, वैसा होना चाहिए। या फिर रेसिप्रोसिटी, मतलब उल्टा, ये मैं बहुत करता हूँ। एक टी शर्ट खरीदा, उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने मुझे मालूम है कि मुझे यही खरीदना है, बट वो भाव नहीं करेगा तो मैं 4 चीजें निकलवाऊंगा और फाइनली वही बोलूंगा, अच्छा ये सस्ते में यही दे दे, चाहिए तो मुझे वही था बट 4 चीजें। रेसिप्रोकल बोलते हैं ना मैथ्स में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कर देते हैं, रेसिप्रोसिटी, उल्टा बात करने का। एंड एटीट्यूड, कुछ लोगों का माइंडसेट अलग रहता है। सो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइल सेल्स मैनेजमेंट। एंड इसका हिस्ट्री समझना जरूरी है कि पहले कैसे किया जाता था ये सब चीज। सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इसके बेसिस पे बनाया जाता है दैट सपोर्ट्स द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट एंड द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री फॉर दैट इज ऑब्वियसली नेसेसरी। नेक्स्ट इज आर्ट्स। नाउ आर्ट सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरियस आर्ट फॉर्म्स आर देयर। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे लियोनार्डो दा विंची का एक फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। What is that? It is a foundation in the form of intellectual, emotional and cultural tradition. उसने जो बनाया वो एक पायनियर है, वो एक लीडर है, एंड उसके बेसिस पे हम लोग ये चीज देखते हैं। The key to expression is in any art form, emotional temperament of the artist दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन देखे तो वो मोनालिसा कितना पॉइज्ड, एकदम काम। ऐसा बोला जाता है कि when you are happy and you see, तो मोनालिसा हंस रही है। If you are sad and you see that painting, तो मोनालिसा सैड है, तो ऐसा लगता है। तो दैट इज अ की टू एक्सप्रेशन ऑफ दैट आर्ट फॉर्म।
दूसरा इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट दिखता है, जैसे ये ना इमोशनल टेम्परामेंट हम सब में भी है। अपना कोई भी रफ बुक ले लो और उसके लास्ट पेज पे देखो, तुम लोग भी आर्टिस्ट हो, तुम लोग ने भी ना कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में का और कभी कभी तो पेन भी ऐसे पकड़ के, व्हाट इज दैट? दैट इज इमोशनल टेम्परामेंट। वो हम लोग दिखाते हैं इन आवर आर्ट फॉर्म। सो वो हर एक आर्टिस्ट का अलग अलग चीजें होता है। Along with that, the development of history in the art form is very necessary. What is development in history? जैसे पहले art form कैसा होता था और आज का art form कैसा होता है, and this can be understood with the help of cultural history. Next is humanity. Now arts and humanities are two very similar things, but humanities में कुछ disciplines होते हैं, जैसे anthropology. Anthropology मतलब study of humans. Anthropology मतलब study of humans. Archaeology, study of remains. Political science, obviously हम पढ़ रहे, study of politics. Economics, पैसा, रोकड़ा, दमड़ी, कैश, पैसा किधर से आ रहा है, economy study. Along with that, sociology, society का study, and along with that, history, the events that have occurred in past. So to understand the history of the origin and the development of these disciplines is an essential part of the learning. That is why all disciplines have their origin in philosophy. तो समझ रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था विद फिलोसफी और ह्यूमैनिटीज भी एंड किया विद फिलोसफी, तो पूरा सर्कल वापस आ गया। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, एंशिएंट पीपल का एक बात कर लेते हैं। Ancient people need to speculate to understand the relationship between the universe and the human existence. पहले ऐसा था, यूनिवर्स का और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो कनेक्शन था वो समझते थे हम लोग। बट आज अगर देखें तो जैसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज बेस्ट एग्जांपल है, द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड का स्टोरी वही बोलते थे, बेस्ट एग्जांपल रामायण एंड महाभारत। यस, द यूनिवर्सल ऑर्डर उसमें एक्सप्लेन किया जाता है, या फिर ह्यूमन लाइफ एक्सप्लेन किया जाता है, गॉड्स एंड गॉडेसेस का एक्सप्लेनेशन है, रिचुअल्स एंड देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ऑर्डर, किस तरह से जो हम लोग ग्रहों की दशा बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ बोलते हैं कि किस तरह से वो कनेक्ट होते हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मा विष्णु महेश, या रिचुअल्स किए जाते हैं बहुत सारे, ओम यम यम स्वाहा, मतलब वो यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, एंड देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। द रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स पॉन्डरिंग्स मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक्सप्लेनेशन सही होता है, आर फाउंड इन द माइथोलॉजिकल स्टोरीज। और ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज कौन से है? जैसे फॉर एग्जांपल द वेद, वेद मतलब 4 वेद, पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सो इसके डिसिप्लिन्स लिखे गए हैं अंडर ह्यूमैनिटी, एंड दिस इज द थियोरेटिकल फाउंडेशन बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल थियोरी। थियोरेटिकल फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ कि ये थियोरी बनाया था, किसके बेसिस पे बनाया था? फिलोसॉफी के बेसिस पे बनाया था, एंड इसके बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। Alright dear students, applied history and our present that we are going to learn in the next lecture. That's it for this video. Applied history and our present से हम लोग कंटिन्यू करेंगे in the next video. That's it for today. Thank you so much. All the best for your exam and stay blessed. Take care.